नमस्कार। तारीख 10 फरवरी और दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मैं हूं इकबाल अहमद और मैं हूं प्रेरणा। पॉडकास्ट में आज बात पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज की, कहानी जिंदगी की और बीबीसी इंडिया ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच कर्ज को लेकर लगभग बनी सहमति। पाकिस्तान वित्त मंत्री इसहाक डार बोले, आपको कंफर्म कर रहा हूं कि MEFP जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया है एज पर देयर कमिटमेंट। वो भी हमारे पास मौजूद है, हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे। लेकिन कितना मुश्किल होगा इस फैसले को लागू करना, जानेंगे पाकिस्तान के जाने माने अर्थशास्त्री साकिब शेरानी से। सरकार के लिए भी मुश्किल है और लोग तो पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी तकलीफ भुगत रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन अब 30% के लगभग है। कहानी जिंदगी की सीजन 2 के 5वें एपिसोड में आज बात एक तरफा प्यार की। मेरी ज़िंदगी को अगर मैं रिकॉल करूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ रैंडम हुआ और रैंडम हुई चीज़ों में मैंने अपना रास्ता निकाला। कैंसर भी रैंडम हुआ है। साथ ही बीबीसी इंडिया ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की 5वीं दावेदार निखत जरीन की भी होगी बात। लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल प्रेरणा से। अदानी ग्रुप के मामले में बाजार नियामक सेबी की भूमिका को कटघरे में खड़ा करने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक सेबी से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर और बाजार पूंजी में भारी कमी के चलते छोटे निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा सेबी की ओर से कोई कार्रवाई न करने के कारण हुआ। अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए एक अमेरिकी लॉ फर्म वॉच टेल को हायर किया है। अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से कहा है कि अदानी ग्रुप ने वॉच टेल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ताओं लिप्टन रोजन और केट्स से संपर्क किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप भारी संकटों से गुजर रहा है। सीरिया के व्हाइट हेलमेट्स सिविल डिफेंस ग्रुप के प्रमुख का कहना है कि भूकंप के बाद संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया बहुत ढीली रही है। संयुक्त राष्ट्र निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। वहीं दक्षिणी तुर्की में काम कर रहे बचाव कर्मियों का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों के बचने की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ इलाकों में रात का तापमान -5 डिग्री तक गिर गया है। सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद अब तक 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीनी कंपनी अलीबाबा के बारे में कहा जा रहा है कि उसने डिजिटल फाइनेंशियल सेवाएं देने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी 3.16% हिस्सेदारी बेच दी है। 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम ब्रांड के तहत बाजार में काम करती है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार ये सौदा 13,600 करोड़ रुपए में हुआ है। दिसंबर 2022 में पेटीएम में अलीबाबा को 6.26% की हिस्सेदारी थी। यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमुत के आसपास भीषण गोलीबारी हो रही है। शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और शहर की ओर जाने वाले मुख्य हाईवे तक पहुंच गए हैं। यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक कुछ बाहरी इलाकों में लगभग आमने सामने की लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं रूसी सेना एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए यूक्रेन में ऊर्जा के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। खार्किव में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं BBC पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर BBC पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की बेंच ने कहा है कि ये याचिका मिसकंसीव्ड यानी गलत समझा गया है और कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकती। और आखिर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा है कि उसे भारत में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार GSI ने अपने बयान में कहा है कि जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार होने का पता चला है। लिथियम एक गैर लौह धातु है जो EV बैटरी बनाने में काम आता है।
बीबीसी हिंदी का ये न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है, जो सोमवार से शुक्रवार भारतीय समयानुसार रोज़ाना शाम 7:30 बजे लाइव होता है। इसे bbchindi.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच कर्ज को लेकर लगभग बातचीत तय हो गई है, ऐसा दावा किया है पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार ने आज माफ करिएगा, खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। तो प्रेरणा, सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि खुद वित्त मंत्री जो है पाकिस्तान के इसहाक डार, उन्होंने क्या कहा। आपको कंफर्म कर रहा हूं कि MEFP जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया एज पर देयर कमिटमेंट। वो भी हमारे पास मौजूद है। हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान दूसरी दफा अपनी तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे, और इंशाल्लाह उसी स्पिरिट के साथ और सॉवरेन कमिटमेंट को सामने रखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है। ये थे इसहाक डार, पाकिस्तान के वित्त मंत्री। और इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, लेकिन उनके पास हम थोड़ी देर में चलेंगे। उससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने जो अभी दावा किया था प्रेरणा, कि अब ये बातचीत लगभग बन चुकी है IMF से, तो मैंने पाकिस्तान के अर्थशास्त्री साकिब शेरानी से बात की और उनसे सबसे पहले यही पूछा कि भाई पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री जो दावे कर रहे हैं, क्या उन्हें भी लगता है कि अब ये बातचीत लगभग पूरी तरह से मुकम्मल हो गई है? तो साकिब शेरानी का कहना था, मेरा ख्याल है इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करना बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि IMF की जो प्रेस स्टेटमेंट है उससे यही जाहिर हो रहा है कि प्लस उनके जाने के बाद जो की एक डॉक्यूमेंट होता है उन्होंने शेयर कर लिया पाकिस्तान के साथ। तो ये नॉर्मली यही एक साइन होता है कि मामला जो है वो काफी हद तक करीब है तय पाने के लिए। जी, तो जो खबर आ रही थी कि बात थोड़ी सी अटक रही है, बिगड़ रही है, तो वो आप बीबीसी के पढ़ने सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि वो कौन से मुद्दे थे जिस पर IMF और पाकिस्तान सरकार के बीच जो बातचीत थोड़ी बहुत अटक रही थी? ये बुनियादी तौर पे 4 या 5 नुकात थे, क्योंकि एक तो IMF पाकिस्तान से हुकूमत से तवक्को कर रहा था कि जो बिजली की टैरिफ्स हैं वो उसमें बहुत एक बड़ा एक खातिर का इजाफा किया जाए, और अक्रॉस द बोर्ड आपको शायद मालूम हो कि पाकिस्तान ने जो लाइफलाइन यूजर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया हुआ इससे, तो वो चाह रहे थे कि लाइफलाइन यूजर्स के ऊपर भी इसको लागू किया जाए। एक ये इस पे बात अटक रही थी। दूसरा, गैस के निर्खों में बहुत बड़ा एक इजाफा वो मांग रहे थे, इसे भी थोड़ी सी पाकिस्तान को वो थी। एंड आई थिंक फिर तीसरी जो मेन चीज थी वो ये थी कि जो जनरल सेल्स टैक्स का रेट है पाकिस्तान में, स्टैंडर्ड रेट, उसको वो बढ़ाना चाह रहे थे 1%। तो 17% है अभी, वो 18% पे लेके जाना चाह रहे थे। और इसको पेट्रोलियम के ऊपर आई थिंक ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी थोड़ा सा वो घबरा रही थी, क्योंकि पेट्रोलियम की प्राइसेस काफी बढ़ी हैं इनके आने से, ये हुकूमत के आने के बाद वो मजीद उसमें इजाफा होता। तो जो 1.1 बिलियन यानी 1.1 अरब डॉलर जो मिलने की बात है, तो अब ये किस्त पाकिस्तान को कब तक मिल सकती है? इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बुनियादी तौर पे जो तय पाने मामला वो ये है, मेरा ख्याल है अभी हफ्ते के कुछ दिन इसके ऊपर मजीद बातचीत होगी, वहाँ से वाशिंगटन से और यहाँ इस्लामाबाद से, और IMF इंतजार करेगा कि ये जो नुकात पाकिस्तान ने मान लिए हैं ये हुकूमत इनको इम्प्लीमेंट करेगी। ये बेसिकली प्रायर एक्शंस है, और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और उनको इसका हल्दिया मिल जाएगा तो वो फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाएंगे। इसमें तकरीबन, मेरा अपना ख्याल है, तकरीबन महीना या 6 हफ्ते लग सकते हैं। और पाकिस्तान में इस बीच जो फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस है, वो जो खबरें आ रही हैं कि गालिबन 1 महीने से ज़्यादा का डॉलर नहीं है उनके पास, तो फिर ये परेशानी तो मज़ीद बढ़ती जाएगी। वाकई ये है काफी, मेरा ख्याल है हुकूमत ने बहुत ताखीर कर ली है, इसको बहुत लास्ट मिनट तक ले गए हैं। यही शराइत हम सबको मालूम था कि इनको माननी पड़ेंगी। 5 महीने से हम कह रहे हैं इनको कि आपको माननी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बट हुकूमत ने डिलेइंग टैक्टिक्स अडॉप्ट की हैं। अब ये वाकई बड़ा डाउन द वायर जाएगा।
बट मेरा अपना ख्याल है कि जो बायलैटरल कंट्री से हम उम्मीद कर रहे हैं पैसों की अंडर द IMF प्रोग्राम, वो शायद 1 महीने के अंदर रिलीज हो जाए, इस बुनियाद के ऊपर कि IMF के साथ तय पा दिया मामला। शरानी साहब, पाकिस्तान के बाहर के लोगों को अगर आम जबान में ये समझाना हो कि पाकिस्तान इस क्राइसिस तक पहुंचा कैसे, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा सीरियल आप समझे, ये मतलब हमारा 23वां प्रोग्राम है IMF के साथ, 22 प्रोग्राम पहले हम कर चुके हैं, तो हम सीखते नहीं है, हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं है, हमारी तवज्जो इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है। बेसिकली हम ओवर कंज्यूम करते हैं और वो सारा तकरीबन इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम होता है। ऑब्वियसली बीच में जैसे अभी US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, दुनिया के हालात बदले, रशिया यूक्रेन की जंग के साथ, तो उससे तो फर्क पड़ा, बट बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का ढांचा है या स्ट्रक्चर है वो दुरुस्त नहीं है। जो IMF की शर्तें हैं उसमें जाहिर है कि एक, अगर हम आम भाषा में ये कहें कि वो चाहते हैं कि सब्सिडी कम कर दी जाए और रेवेन्यू बढ़ा दी जाए, लेकिन मसला ये है कि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की सरकार के लिए कितना मुश्किल है कर पाना। देखिए, सरकार के लिए भी मुश्किल है और लोग तो पाकिस्तानी जो है वो ऑलरेडी तकलीफ भुगत रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन अब 30% के लगभग है। तो इस इन्फ्लेशन पे मजीद उनके ऊपर बोझ डालना, तो ऑब्वियसली इसलिए जो है हुकूमत ने कोशिश की कि किसी तरीके से IMF को मनवा लें कि ये हम बाद में कर लेंगे या स्टैगर्ड तरीके से कर लेंगे, एकदम एक ही गो में नहीं करें। मगर IMF जो है वो पीछे नहीं हटा, तो अब ये मजबूरन इनको करना पड़ेगा हुकूमत को, बट काफी मुश्किल है पॉलिटिकली भी और लोगों के लिए सोशली भी। और इसहाक डार साहब का मैं एक बयान पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि 170 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस हैं वो लगाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत तैयार हो गई है। ये इतने टैक्स जब लगाएंगे तो ये सियासी तौर पर कितना मुश्किल होगा इस सरकार के लिए? मेरा ख्याल है ये टैक्स तो ये इंक्रीज जो है वो पास ऑन कर सकेंगे, वो ज्यादा जो मुश्किल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो इंक्रीज करना है, बिजली की कीमतें, वो लाइफलाइन यूजर्स को जब उनके ऊपर लागू होगा ना, तो वो बड़ा तकलीफ से होगा, बिकॉज वो तकरीबन 80% है पाकिस्तान के बिजली के सार्फिन जो प्रोटेक्टेड हैं अभी बिजली के जब टैरिफ बढ़ते हैं तो वो उनके ऊपर लागू नहीं होता है। अब उनके ऊपर एकदम लागू होगा और बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर आएगा। इन हालात में जो इन्फ्लेशन इतनी तेज है, तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा तकलीफ देही हो। तो चुनावी साल में हुकूमत के लिए, जो हुकूमत कर रही है पार्टी, उसके लिए तो ये खुदकुशी जैसा होगा। इसीलिए ये हुकूमत जो है पिछले साल से 5 महीने से इसी कोशिश में है कि ये ना करना पड़े, मगर नागुज़ीर है। अब देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं होता है, सियासत किस करवट बैठे, क्योंकि इनको ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट की भी सपोर्ट है, तो शायद इसका अजाला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट इनको कुछ करके दे। जानकारी दे रहे थे पाकिस्तान के जाने माने अर्थशास्त्री साकिब शिरानी। अब हमारे साथ BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी लाइव हैं इस्लामाबाद से। शुमाइला, सबसे पहला सवाल यही कि सरकार ने IMF की सारी शर्तें मान ली हैं, ऐसे में क्या सरकार में जो शामिल दूसरी पार्टियां हैं उनकी इस पर क्या राय है, और अपोजिशन पार्टी खासकर इमरान खान की पार्टी जो है वो इस पर क्या सोचती है? देखिए, ये जो IMF के साथ डील हुई है, ये असल में ओरिजिनली तो बातचीत होनी थी नवंबर में, और दिसंबर में जो विंटर वेकेशन है उससे पहले ये सारा मामला तय पाना था, अगर सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक होता। लेकिन जाहिर है कि सरकार की पॉलिटिकल कंसिडरेशंस थी, और ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट है जिसमें 11-12 जमातें हैं। इमरान खान की पार्टी के अलावा तकरीबन छोटी बड़ी अक्सर जमातें इसमें शामिल हैं, पार्टीज। तो ये डील करने से पहले बहुत ज्यादा डिलिब्रेशन और मशवरे होते रहे कोएलिशन के दरमियान भी, और ऐसे लग रहा था कि PMLN को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हैं, वो फेडरल पे बैठे हैं, तो उनको लग रहा था सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कॉस्ट उनको देना पड़ेगा। लेकिन जो भी डील हो रही है अभी पाकिस्तान में सबको पता है, इंक्लूडिंग इमरान खान, के अब इसके अलावा कोई इकोनॉमी को सैल्वेज करने का, डिफॉल्ट से बचाने का रास्ता नहीं है। तो कोalition तो चुप है, खड़े हैं शहबाज शरीफ के पीछे, लेकिन इमरान खान ये जानते हुए भी कि इसके अलावा कोई और रास्ता अब इकोनॉमी को बचाने का नहीं है, वो इसके ऊपर खुल के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस गवर्नमेंट की है, ये उसकी बुरी परफॉर्मेंस है, नालायकी है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ा।
तो अगर IMF की सारी शर्तें सरकार मान लेती है तो आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलेगी मुल्क में? कुछ हद तक लोग इसके लिए ब्रेस कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अब ये लोगों को बात समझ में आती जा रही है कि कुछ ना कुछ कड़वी गोली तो खानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। लेकिन जब ये सब मायर्स इंप्लीमेंट होंगे और एक बहुत बड़ी जो लोगों की संख्या है जो मिडिल क्लास में थे और वो अब नीचे जो है वो एक पॉवर्टी लेवल के करीब चले गए हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ईयर ऑन ईयर जनवरी में जो इन्फ्लेशन है 27.5% है, तो ऑलरेडी जो लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। ऐसे में जब इसका बोझ प्रैक्टिकली पड़ेगा, बिजली भी महंगी हो जाएगी, गैस भी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत जो है वो कितनी दफ़ा पहले बढ़ चुकी है, सेल्स टैक्स और लग जाएगा, और फिर एक तूफान और महंगाई का आएगा। और जब ये तूफान आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि क्या होगा। इमरान खान कोशिश करें, इस पर कैपिटलाइज करें, लेकिन लोगों में मायूसी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हालात कोई भी टर्न ले सकते हैं। शुमाला, बहुत आपसे शॉर्ट में, चूँकि वक्त की किल्लत है, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आम जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो तो जाहिर है कि ये बोझ सह रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है या सिविल सोसाइटी है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो अब क्या कह रहे हैं? देखिए, वो मीडिया में अब एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चूंकि ज़्यादा होती है चीज़ों की, इसलिए सबको पता है कि अब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि सब टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएं। वो लोग जो कि पहले फ्लड इफेक्टेड हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई इस तरह का एक क्रिएट किया जाए सिस्टम जहाँ पे उनको जो वल्नरेबल है ज़्यादा उनको बचाया जा सके। लेकिन ये बहुत मुश्किल है इन कंडीशंस के साथ। सब जो लोग हैं उन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा। बहुत शुक्रिया शुमाइला, आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ने से पहले आप सभी श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना। Hi, this is Huma Qureshi, and as you all know, our Indian sportswomen have been doing so well in the recent past. So come and vote for your favorite BBC Sportswoman of the Year and support these change makers. इंतजार खत्म हुआ, चुनिए अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को। BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का ये चौथा साल है। ज्यूरी ने चुना है 5 खिलाड़ियों को। इन 5 में से किसी एक को मिलेगा अवार्ड और उसका फैसला करेंगे आप अपने वोट से। अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, कोई कमी नहीं है लड़कों से। ऐसे बोलती है ना, वेट लिफ्टिंग में लड़की नहीं कर सकती, बॉडी खराब होगी, बहुत सुना है मैंने से। ऐसा कुछ नहीं है। कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। सडन मैं इंडिया में ट्रायल्स हार गई, तो वो मेरे लिए काफ़ी लो पॉइंट था। और फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया, तो वो काफ़ी टफ टाइम था कि क्योंकि एकदम से बिल्कुल नंबर 1 रहना और फिर इंडिया टीम में भी सेलेक्ट नहीं होना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को। अब इतना हमारे गाँव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ, दैट बिलीफ शुड ऑलवेज बी देयर। और बॉक्सर निखत जरीन। मेरा पूरा फोकस मेडल जीतने पे ही था। अपने आप को मैं हमेशा पुश करती थी कि मुझे मेडल जीतने है। अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट देने के लिए आइए bbchindi.com पर। हमारे हर पन्ने पर वोटिंग बटन मौजूद है और वोट देने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो चुनिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर। तो जैसा कि आपने सुना, आप अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को विजेता बनाने के लिए BBC हिंदी की वेबसाइट और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वोट कर सकते हैं। ये BBC हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। आगे पॉडकास्ट में मिलवाएंगे BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की 5वीं और आखिरी दावेदार निखत जरीन से। कहानी जिंदगी की सीजन 2 के 5वें एपिसोड की भी होगी बात। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर कुछ आपकी टिप्पणियां पढ़ लेते हैं इकबाल। देखिए, फेसबुक मेरे सामने खुला है, उसमें बहुत सारे लोगों ने तो यहीं पर अपनी राय बता दी है कि उन्हें
कौन सी जो खिलाड़ी हैं उन्हें वो पसंद है, उनसे गुजारिश है कि भाई वो उस लिंक पर जाकर वोट करें। यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं, आप जिस भी खिलाड़ी को चाहते हैं पसंद करते हैं। हालांकि यूट्यूब पर मनोहर चमोली कह रहे हैं कि वो अपना वोट कर चुके हैं। अच्छी बात है ये, लेकिन कुछ लोग अपनी पसंद यहाँ बता रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी पहल है बीबीसी की, और कि उन्होंने जो स्पोर्ट्स वुमेन हैं उनको किसी तरह से प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरुआत की है, ये अवार्ड सेरेमनी। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को विकास का रास्ता चुनना चाहिए, हमेशा IMF या सऊदी अरब से कर्ज मांगने के बजाय अपना खुद जो है रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तनु कुमारी हैं, यूट्यूब पर हमारी महिला श्रोता हैं, लिख रही हैं कि पाकिस्तान और IMF के बीच अगर बातचीत हुई है तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए जो एक आर्थिक क्राइसिस से जूझ रहा है। वहीं मदन लाल लंबोरिया हैं, वो लिखते हैं कि IMF अमेरिका की शह पर काम करता है, पाकिस्तान और IMF के बीच बनी सहमति में अमेरिका का हाथ है, ऐसा उनकी राय है। और विजय दत्त हैं, वो लिखते हैं कि आर्थिक हालात कई देशों के सोचनीय हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, लीबिया और कई देशों का वो नाम लिख रहे हैं, और लिखते हैं कि बड़ी अर्थतंत्र वाले देश सहयोगी बनकर आएं और आम जन का हित के लिए ऐसे कदम उठाएं। तो अब श्रोताओं की टिप्पणियों के बाद बात करते हैं भारत की उभरती हुई बॉक्सिंग स्टार निखत जरीन की। जी, तो इकबाल, पिछले साल तुर्की में हुई महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन जो है वो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था और इसके बाद वो सुर्खियों में छा गई थी। 26 साल के निखत जब बॉक्सिंग रिंग में जाती तो लोग उनके कपड़ों की आलोचना करते थे, और लेकिन उनके पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया। निखत अपनी कामयाबी के पीछे जाहिर अपने माता पिता की अहम भूमिका बताती हैं। तो सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। साल 2022 जब भारत को मिली बॉक्सिंग की एक नई चैंपियन निखत जरीन, जब उन्होंने तुर्की में विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड जीता। मेरा पूरा फोकस मेडल जीतने पे ही था। अपने आप को मैं हमेशा पुश करती थी कि मुझे मेडल जीतने की। जीत की राह में मुश्किलें कई थीं, पर हर कदम पर उन्हें माँ बाप का साथ मिला। दोनों का अलग अलग मतलब प्यार है। पर्सनल केयर मम्मी करती है, प्रोफेशनल केयर पापा करते हैं। स्टार्टिंग में लोग ने बोला तो था, कमेंट्स तो आए थे कि मतलब शॉर्ट्स ये सब पहना अलाउ नहीं है। अभी गोल्ड मेडल जीतने के बाद वही लोग खुशी मना रहे हैं और फैमिली पे मतलब पेरेंट्स को फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। निखत की माँ को उनकी शादी की भी फिक्र होती है, लेकिन बेटी के चैंपियन बनने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अभी कुछ नहीं करते, अभी तो वही बोलते हैं कि मतलब आपका फोकस बॉक्सिंग पे ही रखो, बाकी तो वो खुद ही पसंद करेगा आपको पसंद करने की जरूरत नहीं है। निखत का मानना है कि सफलता के लिए परिवार का सहयोग मायने रखता है। मैं यही कहूँगी कि आप इतनी मेहनत करिए कि आपके पेरेंट्स भी मजबूर हो जाए आपको सपोर्ट करने के लिए। बाकी यही है कि जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अब वक्त है इकबाल कहानी ज़िंदगी की सीज़न 2 का। हम रोज़ाना शुक्रवार को इसके नए एपिसोड की एक झलक आप सभी श्रोताओं को सुनाते हैं। हाँ, ये हर शुक्रवार 11 बजे BBC हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन में प्रसारित होता है, और इसके साथ साथ फेसबुक पन्ने पर भी, और दिन भर के प्रोग्राम में हम इस कार्यक्रम की एक झलक आपको सुनवाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में बारी 5वें एपिसोड एक तरफा प्यार, कहानी रवि प्रकाश की। तो जब कोई मेहमान आपके घर में अचानक आ जाए और जाने का नाम ही न ले तो आप क्या करेंगे? सुनिए रवि प्रकाश से। मतलब मेरी ज़िंदगी को अगर मैं रिकॉल करूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ रेंडम हुआ, और रेंडम हुई चीज़ों में मैंने अपना रास्ता निकाला। कैंसर भी रेंडम हुआ है, और रेंडमली आई हुई बीमारी में मैंने अपने बीच का रास्ता निकाला है। आज अगर हम लोग कैंसर पर बातचीत कर रहे हैं तो ये इस वजह से, वही ताकत जानती है कहाँ से मिली है? ये ताकत मुझे लगता है ये ताकत हमारी रैंडम चीज़ों से मिली है, जो रैंडमली हमारी लाइफ में हुई है, चाहे बचपन में या जवानी में। रवि की कहानी जारी है। क्या सीखा उस रवि ने बड़े होकर अपने कैंसर के एक तरफा प्यार से? पेश है रवि प्रकाश की ऑडियो डायरी, एक चैप्टर रवि प्रकाश की लाइफ से। रवि से खुद सुनिए, जब एक बीमारी ने उनकी जिंदगी में आकर दस्तक दी। यह उस रवि की कहानी है जो स्कूल वालों के लिए रवि था, घर वालों के लिए मुन्ना,
बचपन में उसे जो प्यार की परिभाषा सिखाई गई वो उसे लेकर बड़ा हुआ। बचपन से खून के रिश्ते की कहानियां सुनते सुनाते आए हैं। समझाया गया है कि खून के रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन क्या खून के रिश्ते सिर्फ बायोलॉजिकल होते हैं? रवि का तजुर्बा थोड़ा अलग है। रवि बड़ा हुआ तो कैंसर अपना एक तरफा प्यार लेकर आया। इलाज के दौरान खून में हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी नीचे चला गया तो डॉक्टरों ने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की सलाह दी। रवि ने कुछ लोगों को फ़ोन मिलाया लेकिन डोनर का इंतज़ाम नहीं कर पाए। खैर, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की तारीख तय हुई। रवि को एडमिट कर लिया गया। फिर शुरू हुई खून की मैचिंग। खून एक अनजान इंसान के खून से मैच कर गया। रवि की रगों में उस आदमी का खून चढ़ाया गया जिसे रवि आज तक नहीं जानता। उस अनजान आदमी के खून से मेरे यानी रवि के शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा ठीक हुआ और मैं खतरे से बाहर निकल सका। मेरी नसों में बहते खून में आज भी उस आदमी का खून मिला है। मेरा खून का रिश्ता तो उस अनजान आदमी या औरत से भी है जिसे मैंने कभी नहीं देखा, नाम नहीं जानता, जाति और धर्म भी नहीं जानता। सिर्फ यह जानता हूं कि उसकी और मेरे खून का रंग एक सा था। प्यार तो यही है ना, यही है खून का रिश्ता। मुझे भी इंसानियत से प्यार हुआ। कैंसर ने मुझे एक तरह से प्यार करना सिखाया। कभी उस छोटे रवि से मिला तो उसे जरूर बताऊंगा कि कैसे एक अनजान ने उसका जीवन बचाया। उसे बोलूंगा तुम ऐसे ही रहो, सवाल पूछते हुए, जिंदगी के नए पन्नों से कुछ सीखते हुए उस रवि को प्यार की एक और परिभाषा बताऊंगा। कहानी जिंदगी की सीजन 2 स्टोरी ऑफ एम्ब्रेसिंग लाइफ, स्टोरी ऑफ रवि प्रकाश, एन इंस्पिरेशनल हैंडबुक ऑफ लाइफ, हर शुक्रवार BBC हिंदी और उसके सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, साथ ही जियो सावन, एप्पल, स्पॉटिफाई और गाना ऐप्स पर भी। इस शो की साउंड डिजाइनिंग और मिक्सिंग की अजीत सारथी ने। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। फॉर दिस वीक दिस इज सुमिरनप्रीत कौर साइनिंग आउट। तो आप सुन रहे थे रवि प्रकाश की कहानी और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। तो प्रेरणा, आप जानती हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा है। आज टेस्ट का दूसरा दिन था और नागपुर में ये टेस्ट मैच चल रहा है। दूसरे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 144 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। खेल खत्म होने तक भारत ने 114 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 321 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा 66 रन और अक्षर पटेल 52 रन बनाकर क्रीज पर इस वक्त जमे हुए हैं। माफ करिएगा। उससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो है उन्होंने सेंचुरी बनाई, 120 रन बनाए। अपने करियर में एक और रिकॉर्ड उन्होंने शामिल कर लिया और कैप्टन रहते हुए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, यानी चाहे वो टेस्ट मैच हो या वनडे क्रिकेट हो या T20 हो, उन तीनों फॉर्मेट में कैप्टन रहते हुए शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। ये उनके लिए बड़ी शानदार उपलब्धि है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो टोड मर्फी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए, जबकि पैट कुमिंस और नाथन लियोन ने एक विकेट झटके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट के पहले दिन यानी अपनी पहली पारी में 177 रन बनाए थे और भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज़्यादा 5 विकेटें लेकर कंगारू टीम को बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा करने दिया था। ये जैसा कि सीरीज है। हाँ, जी, और एक खबर आई है, अच्छी खबर है क्रिकेट जो देखते हैं लोग, प्रशंसक हैं उनके लिए, कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने अस्पताल से अपनी 2 तस्वीरें शेयर की हैं और अपना हाल बताया है। पिछले साल याद है आपको कि 30 दिसंबर को शुक्रवार की सुबह क्रिकेटर ऋषभ पंत कार दुर्घटना में जख्मी हो गए थे। उनकी कार जो है वो दिल्ली देहरादून हाईवे डिवाइडर पर टकरा गई थी। पहले उनका इलाज देहरादून में चला था, बाद में उन्हें मुंबई ले जाया गया। और उसके बाद जो है जो 2 तस्वीरें आई हैं उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं उसमें वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चलने की, और उन्होंने लिखा है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप स्ट्रॉन्गर, 1 स्टेप बेटर। तो
प्रेरणा, चलते चलते एक बहुत ही रोचक खबर है, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको भी और सभी को, कि पशु कल्याण बोर्ड ने जो 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की बात की थी, अब उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली है। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली रविशंकर कुमार ने। तो यानी मुझे यानी इकबाल अहमद और प्रेरणा को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को। नमस्कार।